हेलो एवरीवन, आई एम सीए विशाल रहेजा। और आज राजेंद्र नारंग सर जी ने ये सेमिनार वेबिनार के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करवाया है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट जो भी अपडेट्स आ रही हैं जीएसटी के अंदर। मैं पहले आपको ब्रीफ कर देता हूं हम कैसे स्टार्ट करेंगे। आज सबसे पहले हम कुछ इश्यूज के बारे में बात करेंगे जो अभी इंडस्ट्री फेस कर रही है बिकॉज ऑफ कोविड-19। लॉकडाउन की वजह से काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन बिजनेसमैन को, उसकी वजह से टैक्स प्रैक्टिशनर्स को भी फेस करनी पड़ रही है, जिसका सोल्यूशन उन्हें देना पड़ रहा है। हम इसके रिगार्डिंग तीन चार जो क्वेरीज हैं जो इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम सबसे ज्यादा प्रिविलेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम दो ईएआर की जो रूलिंग्स आई हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रूलिंग्स हैं, जिसके अंदर एक रूलिंग है डायरेक्टर के लिए, जिसके अंदर उसकी रेमुनरेशन के ऊपर टैक्सेबिलिटी का डिसीजन लिया गया है, जो कि काफी एडवर्स इंपैक्ट देकर जा रही है सारे कॉर्पोरेट्स को। और एक और रूलिंग है जो एक फेवर में आई है कर्नाटका एआर से, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे जो इंपोर्ट के ऊपर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करते हैं जो भी हमारे इश्यूज हैं करंटली उनके बारे में कोविड-19 की वजह से। हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ हम इस चीज को डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके केस में मान लीजिए किसी पार्टी ने एक सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए एंटर हुआ और उसने उसकी पेमेंट कर दी और वो सर्विस जो है वो आगे दी जानी थी। फॉर एग्जांपल उसने फेब के अंदर एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट पे किया, सप्लायर ने बोला कि वो उसे मार्च के अंदर लास्ट वीक में वो सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। अब लेकिन कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो गया, अब वो उस सर्विस को नहीं दे सकता। तो ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना ही हमारे पास लास्ट ऑप्शन था। अब इस केस में दो चीजें हो सकती हैं, या तो असेसी ने इनवॉइस रेज कर दिया होगा या फिर इनवॉइस रेज नहीं किया होगा। पहला सिचुएशन लेते हैं, असेसी ने इनवॉइस रेज कर दिया, उसके पास पेमेंट आई, उसने सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, उसने बोला कि मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा और उसने इनवॉइस भी रेज कर दिया। अब ड्यू टू लॉकडाउन वहां पर क्या सिचुएशन राइज हुई, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को उसे कैंसिल करना पड़ा। तो अब ऐसे केसेस में जीएसटी में क्या ट्रीटमेंट लिया जाना चाहिए। सरकार ने 3 अप्रैल को एक सर्कुलर इशू किया, जिसमें उसने काफी सारी चीजें एक्सप्लेन की, ड्यू डेट्स बढ़ाने के बारे में बात की, जनरली जो अपील्स के प्रोविजंस हैं उसके लिए ड्यू डेट वगैरह जो बनती थी, जो लॉकडाउन पीरियड में फॉल करती हैं, उन सबको बढ़ा करके जून के एंड में ले गए। लेकिन इस सिचुएशन में जब एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, असेसी ने इनवॉइस रेज कर दिया, ट्रांजैक्शन जब कैंसिल हो जाती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, इसके बारे में वो सर्कुलर या जितनी भी नोटिफिकेशंस इशू की गई सरकार के द्वारा 31 मार्च को या 1 अप्रैल को, इस ट्रांजैक्शन को किसी ने भी डील नहीं किया, इस एस्पेक्ट को टच नहीं किया। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन इशू किया है, जो एक वेलकम स्टेप है। सरकार ने इसके बारे में बोला, अगर मान लीजिए एक असेसी ने इनवॉइस रेज कर दिया सर्विस के केस में, जैसा कि आप जानते हैं सर्विस के केस में 30 दिनों के अंदर अंदर आपको इनवॉइस रेज करना होता है। अब पेमेंट पहले आ चुकी थी, तो जैसे ही पेमेंट आया मैंने इनवॉइस रेज कर दिया, इनवॉइस रेज हो चुका है, सर्विस कंप्लीट नहीं हो रही, अब उसे कैंसिल करना है। तो इस सिचुएशन में असेसी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो क्रेडिट नोट इशू कर दे, ये है एक बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अब हम एग्जांपल लेते हैं ये ऑप्शन कब फेल हो जाता है। मान लीजिए एक एयरलाइंस है, हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं एयरलाइंस का, जो सिर्फ इंटरनेशनल ऑपरेशंस में डील करती है। अब उसकी फ्लाइट की टिकट्स बुक हुई, मान लीजिए विशाल ने 100 टिकट बुक करवाई एक एयरलाइंस विस्तारा से, फॉर एग्जांपल 100 टिकट्स बुक हो गई, उसने उसके लिए उसे पेमेंट कर दिया और वो सारी की सारी 100 टिकट्स की जर्नी अप्रैल के अंदर शेड्यूल्ड थी। अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं, तो इस सिचुएशन में सर्विस नहीं हो पाएगी, विस्तारा ने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए बोला। अब उसने अपनी सपोज मार्च के रिटर्न के अंदर फाइल कर दिया, इनवॉइसेस के लिए दिखाया, जीएसटीआर 1 में विशाल को B2B ट्रांजैक्शन शो करते हुए इनवॉइस रेज कर दिया। अब उसके पास पहला ऑप्शन क्या आता है, वो विशाल को क्रेडिट नोट इशू कर देगा और रिस्पेक्टिव मंथ की, जिस डेट को क्रेडिट नोट इशू होगा उस रिस्पेक्टिव मंथ की जीएसटीआर 1 के अंदर उस क्रेडिट नोट को वो शो कर देगा, सिंपल। लेकिन क्रेडिट नोट इशू करने के लिए जो डेडलाइन है, पहला जो कंसिडरेशन हमें ध्यान में रखना है वो है सितंबर तक, नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक आपको क्रेडिट नोट इशू करने हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। पहला तो ये प्रॉब्लम अराइज हुई। दूसरा, 3B के अंदर इस ट्रांजैक्शन को कैसे दिखाया जाए। सपोज
जब हम 3B में दिखाते हैं तो वहां पर नेगेटिव फिगर्स एक्सेप्ट नहीं होती, वहां पर नेट ऑफ करके आउटवर्ड सप्लाईज में से जो हमारी कैंसिल्ड क्रेडिट नोट्स होते हैं नेट ऑफ करके हम दिखाते हैं। सपोज 1 लाख की ट्रांजेक्शन थी, उस पीरियड के अंदर 1 लाख की ट्रांजेक्शन अगर कैंसिल हुई है तो नेक्स्ट पीरियड की 3B में कैसे दिखाएगा, उस पीरियड की आउटवर्ड सप्लाई सपोज 5 लाख थी, 5 लाख में से 1 लाख माइनस करके 4 लाख दिखा देगा, नेट ऑफ कर देगा 3B में, अपनी आउटपुट लायबिलिटी कम कर लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अप्रैल से लेके सितंबर तक उस पर्सन की आउटवर्ड सप्लाई ही नहीं हुई, विस्तारा का हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज गवर्नमेंट अभी फ्यूचर अनसर्टेन है, सपोज अप्रैल से लेके सितंबर तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स कंटिन्यू ही नहीं होती, अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स कंटिन्यू ही नहीं होंगी तो उसकी आउटवर्ड सप्लाई नहीं आएगी। उस केस में वो उस आउटपुट लायबिलिटी को कैसे रिड्यूस करेगा? जीएसटीआर 1 में सिंपल मैकेनिज्म है, नेगेटिव फिगर्स चली जाती हैं अगर खाली आपका क्रेडिट नोट है, आपकी B2B सप्लाई या B2C सप्लाई नहीं है, इवन इन दैट सिनेरियो आप क्रेडिट नोट शो कर सकते हैं। लेकिन 3B के अंदर जीएसटीआर 3B जो टैक्स पे करने की रिटर्न है, वहां पे आपके पास ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल। तो उस केस में क्या किया जाए? इसीलिए सरकार ने एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप उठाया और एक क्लैरिफिकेशन दिया। रिफंड के प्रोविजंस के अंदर हमें पावर है RFD 01 फाइल करने की। अगर आपने किसी भी वजह से एक्सेस टैक्स पे किया है तो आप RFD 01 फाइल करके उस अमाउंट का रिफंड ले सकते हैं। तो सिमिलरली ये बेनिफिट गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी एक्सटेंड कर दिया है। गवर्नमेंट ने बोला है अगर आप चाहें कोई भी ऑप्शन अवेल करें, अगर आप क्रेडिट नोट दिखाते हुए लेकिन क्रेडिट नोट के लिए जो सेक्शन 34 की कंडीशंस है उनको फुलफिल करते हुए उतने पीरियड में क्रेडिट नोट डालें और अपनी लायबिलिटी रिड्यूस कर लें। अगर आपको लगता है कि उस पीरियड में आप वेट नहीं करना चाहते, आप इंस्टेंटली आपका पैसा जो टैक्स आपने पे कर दिया है, आपकी वर्किंग कैपिटल को आप ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसको अभी के अभी क्लेम कर सकते हैं। आप उस अमाउंट को निकालिए RFD 01 के थ्रू, क्योंकि आपने, यानी कि विस्तारा का हम एग्जांपल लेते हैं, विस्तारा ने 100 टिकट्स के लिए विशाल को पूरा का पूरा रिफंड दे दिया। जब उसने पूरा का पूरा रिफंड दे दिया है तो उसका लेजिटिमेट राइट है कि वो पैसा वो सरकार से वापस ले, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर उसकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती है, उसके ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं और अनसर्टेन है कब होंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया कि आप RFD 01 के माध्यम से भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसी एग्जाम्पल में हम दूसरी सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए किसी सिनेरियो में आपने उस पार्टी को एडवांस दिया और अभी तक इनवॉइस इशू नहीं हुआ था, क्योंकि आपको 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू करना था, और अगर मान लीजिए किसी भी वजह से इनवॉइस इशू नहीं हुआ और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो इस सिचुएशन में अब आप कैसे क्लेम करेंगे उस अमाउंट को, क्योंकि आप उसको एडजस्ट तो कर नहीं पाएंगे टैक्स लायबिलिटी में। देखिए आप सभी जानते हैं अगर एडवांस आपको रिसीव होता है गुड्स के केस में तो उसको तो गवर्नमेंट ने डेफर किया है, लेकिन सर्विसेज के केस में अगर आपके पास एडवांस आता है तो आपको इंस्टेंटली टैक्स लायबिलिटी पे करनी है उस एडवांस रिसीव्ड के लिए, और जीएसटीआर 1 में और 3B में दिखाना है। लेकिन अब क्योंकि इनवॉइस रेज ही नहीं हुआ तो उस केस में आप उस एडवांस के अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप ऐसी सिचुएशन में भी रिफंड वाउचर इशू कीजिए, RFD 01 के माध्यम से आप उस अमाउंट का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो इंडस्ट्री इस टाइम फेस कर रही है, सर्विस इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, क्योंकि देखिए जो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो अमाउंट है वो पहले अगर पे हो चुका है तो उस केसेस के अंदर उनको बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। वर्किंग कैपिटल की जो टैक्स का पोर्शन है वो उसको गवर्नमेंट को भी अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर चुके हैं, लेकिन अगर सर्विस कैंसिल होने की वजह से उनको रिफंड करना पड़ रहा है अपने कस्टमर को सारा अमाउंट, तो गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को समझा और एक स्पेसिफिकली नया आज क्लैरिफिकेशन दिया कि आप RFD 01 से जो एक कैटेगरी है उसके अंदर रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स, उसके अंदर जाइए और वहां से आप उसका रिफंड क्लेम कर लीजिए। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर मान लीजिए यहाँ पर सर्विस की जगह गुड्स होता, गुड्स के केस में अगर मान लीजिए टैक्स इनवॉइस इशू हुआ है लेकिन अब वो रिटर्न हो रहा है क्योंकि जो अमाउंट था वो पे हो गया, गुड्स के केस में इनवॉइस इंस्टेंटली रेज होता है, लेकिन अब रिटर्न के केस में वो कैसे उस चीज को सेट ऑफ करेगा, अपनी लायबिलिटी को कैसे कम करेगा?
पहला ऑप्शन सिमिलरली है उसके पास क्रेडिट नोट इशू करने का, वो क्रेडिट नोट इशू कर सकता है, लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। 3B के अंदर नेगेटिव फिगर नहीं जा सकती, गवर्नमेंट ने इस फेस को एक्नॉलेज किया है और इसको समझते हुए सरकार ने यहाँ पर भी एक क्लैरिफिकेशन दिया। अगर आप चाहें तो कंडीशन जो सेक्शन 34 की क्रेडिट नोट की है उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्रेडिट नोट इशू करें रिस्पेक्टिव टैक्स इनवॉइस के लिए और अपनी आउटपुट लायबिलिटी को एडजस्ट कर लें। लेकिन अगर आपको फील होता है कि आपकी आउटपुट लायबिलिटी नहीं बन पाएगी आगे और आप उसके साथ एडजस्ट नहीं करना चाहते, अपनी वर्किंग कैपिटल को आप ब्लॉक नहीं करना चाहते, देन यू हैव अनदर ऑप्शन, यू कैन यूज RFD 01, जहां पर आप कैटेगरी के अंदर रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर जा सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू था जो एक्सपोर्टर्स के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो था LUT का। LUT के लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया था कि आपको 31 मार्च तक अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए LUT को अप्लाई करना होता है। अगर आप LUT अप्लाई करते हैं तो जो आपकी जीरो रेटेड सप्लाईज हैं, यानी कि जो आपकी एक्सपोर्ट वाली ट्रांजेक्शन हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैं, वहां पर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स भी आप अपना एक्सपोर्ट करिए, आपको IGST पे करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये ऑप्शन है, अगर असेसी चाहे तो वो एक्सपोर्ट विद टैक्स भी कर सकता है और बाद में रिफंड ले सकता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल को बचाने के लिए एक LUT का ऑप्शन है। अब प्रॉब्लम ये आई, LUT जो हमारा अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए थी उसको भरा जाना था 31 मार्च तक, लेकिन अब वो आप नहीं भर पा रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि आप उसके लिए एक नोटिफिकेशन के थ्रू क्लैरिफिकेशन लाया गया। नोटिफिकेशन नंबर था 35/2020, जिसके अंदर बोला जो भी आपकी ऐसी कंप्लायंसेस की डेट्स पड़ेंगी जो 20 मार्च से 29 जनवरी के बीच आएंगी, आप 29 जून के बीच आएंगी, आप उनको 30 जून तक कर दें। तो अब एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ एक्सपोर्टर्स के माइंड में। अगर मान लीजिए वो LUT फाइल नहीं करेंगे, इस साल के लिए उनकी LUT एक्सपायर हो चुकी है और नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने अभी तक फाइल नहीं किया है, अगर वो फाइल करेंगे जून में, तो क्या जो ये बीच का पीरियड है अभी 1 अप्रैल से लेकर के 29 जून का, जब तक वो अगर LUT नहीं फाइल करते, तो क्या उस केस में वो एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं कर सकते? क्या वो जीरो रेटेड सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं कर सकते? तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया है कि ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए है, टाइम को बढ़ा करके 30 जून तक किया गया है। आप अगर अभी भी चाहें तो सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हैं अंडर LUT। जो आपका फॉर्म है उसको आप 30/6 या उससे पहले कभी भी भर दें, यानी कि 30 जून 2020 तक आप उसको कभी भी भर दें। लेकिन फिर उनके लिए प्रॉब्लम आया कि वहां पर जब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो कौन सा LUT का रेफरेंस नंबर लगाएं। अगर उनके पास 1920 जो फाइनेंशियल ईयर 1920 है उसकी LUT का रेफरेंस नंबर तो है, लेकिन 2021 का उन्होंने फाइल नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसी सिचुएशन में कोई इशू नहीं है, आप अगर चाहते हैं तो आप 2019-20 का जो LUT का रेफरेंस नंबर है उसको यूज कर लीजिए तब तक जब तक आप फाइनेंशियल ईयर 2021 की LUT फाइल नहीं कर देते। लेकिन आपको वो जो आपकी LUT है 30 जून से पहले पहले ही फाइल करनी है, उससे लेट आप नहीं कर सकते, वो लास्ट टाइम लिमिट है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, अगर आपने 2019-20 की LUT को यूज करते हुए एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, किसी भी हालत में 30 जून की डेडलाइन को मिस ना किया जाए। यदि आपने 30 जून तक नहीं फाइल किया तो आपका LUT वाला जो बॉन्ड है वो एक्सपायर हो जाएगा और आप जो रेस्ट पीरियड है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का 9 महीने का, उसके अंदर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इसीलिए आपको अगर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस करना है तो अभी तो आप 1920 के LUT का रेफरेंस नंबर यूज करते रहिए, लेकिन 30 जून से पहले पहले जैसे ही आपको टाइम लगे उसे फाइल करवाइए LUT 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और चीज थी जिसके अंदर TDS के प्रोविजन के बारे में गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन लाई है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर एक प्रोविजन एप्लीकेबल है, उनको दिक्कत आई कि अगर उनको TDS डिपॉजिट करना था और रिटर्न फाइल करनी थी तो वो क्या करें। गवर्नमेंट ने GSTR 7 जो कि TDS की रिटर्न फाइलिंग है उसकी डेट तो बढ़ा दी, तो क्या उनको जो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ 1% जो उनको TDS डिडक्ट करना था एज पर सेक्शन 51 ऑफ CGST एक्ट एंड सेक्शन 51 ऑफ SGST एक्ट, यानी कि टोटल 2%, तो क्या उसकी भी डेट बढ़ी है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया कि अगर आपके कंप्लायंस की
डेट बड़ी है तो आपको टैक्स डिपॉजिट कराने के लिए भी टाइम मिलेगा, वो टाइम भी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हुआ है। बिकॉज यहाँ पर दो स्कूल ऑफ थॉट्स आ रही थी कि आपको रिटर्न जो फाइल करनी है उसका टाइम बढ़ा है, टैक्स डिपॉजिट करने का नहीं बढ़ा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है, आपको अगर आपने 30 जून तक जीएसटीआर 7 फाइल कर दी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और उसके रिगार्डिंग जो टैक्स डिपॉजिट करना है वो भी आप 30 जून तक करिए। साथ ही साथ कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नॉट इवन सिंगल 1%। वहां पर कंफ्यूजन ये था कि क्या रिड्यूस रेट ऑफ जो इंटरेस्ट प्रेस्क्राइब हुए हैं 3B के लिए, क्या वैसे प्रोविजंस भी लगेंगे? लेकिन क्लैरिफिकेशन आ चुकी है, नहीं लगेंगे। टीडीएस जो आपको डिपॉजिट कराना है वो भी आप 30 जून तक करा सकते हैं। अगर आप वो डेडलाइन मिस करेंगे तो फिर आपको पूरा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ बात करते हैं क्यों ऐसा कंफ्यूजन आया। बेसिकली नोटिफिकेशन नंबर 35 रिलीज किया गया था। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर रिलीज किया 35/2020, जो नोटिफिकेशन आया 3 अप्रैल को। उस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस के बारे में बात की कि किस केसेस में ये एक्सटेंशन अप्लाई नहीं होगी। गवर्नमेंट ने बोला ये एक्सटेंशन नहीं अप्लाई होगी चैप्टर 4 के लिए, जो बात करती है आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई की। यानी कि किसी भी वजह से आपको ध्यान रखना है, इनवॉइस रेज करने का जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड नहीं हुआ है। अगर आपने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन विद परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर गाइडलाइंस हैं आपको अलाउ है बिजनेस करना, उस केसेस में आपको इनवॉइस तो रेज करना है। टाइम ऑफ सप्लाई आपका वही माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई के साथ कोई समझौता नहीं है। दूसरा रिटर्न्स के बारे में था कि किन किन सेक्शंस के ऊपर रिटर्न फाइल जब आप कर रहे हैं तो डेडलाइन बड़ी है। इसमें एक जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट निकलकर सामने आया वो सामने आया OIDAR के लिए। एक कह सकते हैं कि अनइंटेंशनली ये प्रोविजन गवर्नमेंट से स्किप हुआ। गवर्नमेंट ने बोला सेक्शन 39 के प्रोविजंस जो हैं उसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा रिटर्न फाइलिंग करने का। उसका रीजन ये था, गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली जो GSTR 1 और जो GSTR 3B के बारे में रिटर्न्स के बारे में जो टाइमलाइंस बढ़ाई गई वो अलग नोटिफिकेशन से बढ़ाई गई। उस नोटिफिकेशन में रिवाइज जो डेट्स आई थी वो सिर्फ इंटरेस्ट की डेफरमेंट या फिर लेट फीस से आपको छुटकारा, कुछ बेनिफिट देती थी, रिलैक्सेशन देती थी। डेट सिर्फ मई मंथ की बढ़ी थी, इसके अलावा कोई डेट नहीं बढ़ी थी। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि जो हम कंप्लायंसेस के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होते हैं 20 मार्च से लेकर के 29 जून तक के सारे 30 जून तक, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सेक्शन 39। सेक्शन 39 बात करता है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स की। रिटर्न्स के सेक्शन को बाहर निकाला गया लेकिन बोला गया एक्सेप्ट सबसेक्शन 3, 4 एंड 5। अब इंटरेस्टिंगली चीज ये निकल के आई, 3, 4 और 5 जो बात करते हैं ये बात करते हैं टीडीएस के बारे में, टीडीएस की रिटर्न्स के बारे में, ISD की रिटर्न्स के बारे में। 5 बात करता है नॉन रेजिडेंट की रिटर्न के बारे में। लेकिन जो OIDR की रिटर्न है वो फॉल करती है 39 सबसेक्शन 1 में। अब ये पॉइंट गवर्नमेंट से मिस हो गया। अगर आपका कोई OIDR वाला क्लाइंट है तो वहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस टाइम पर ये है, क्या GSTR 5A के लिए डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई है। अब ये डिटरमाइन करना है हमें कि वो डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई है। हाउएवर जो नोटिफिकेशन आई है उसके अंदर 35/2020 में स्पेसिफिकली इस बात का मेंशन नहीं किया गया और 39 को स्पेसिफिकली बाहर निकाला गया एक्सेप्ट 3, 4 और 5। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि 5A की डेट OIDAR की डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज इशू किया था 31 मार्च को, उसके बेनिफिट को देखते हुए और क्योंकि ये बेनिफिट सबके लिए है तो ये इंडस्ट्री के अंदर एज्यूम किया जा सकता है कि उसकी डेट भी बढ़ी है। गवर्नमेंट इस चीज को रियलाइज करते हुए जल्दी ही कोरिजेंडम लाएगी इस नोटिफिकेशन में और स्पेसिफिकली इस बात को क्लियर करेगी। और उसके अलावा इस नोटिफिकेशन का एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है ई-वे बिल का। इस नोटिफिकेशन के अंदर बोला गया, अगर कोई ई-वे बिल आप जनरेट करते हैं और उसकी एक्सपायरी फॉल करती है 29 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में, तो उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं 30 अप्रैल तक। आज है 16 अप्रैल, लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा चुका है लेकिन इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट अभी तक एक्सटेंड नहीं किया गया। यानी कि अगर मान लीजिए कोई आपने ई-वे बिल जनरेट किया और अगर उसकी वैलिडिटी आपकी
15 तारीख के बाद फॉल करती है, यानी कि 16 अप्रैल आज के दिन में या कल के दिन में फॉल करती है, तो उसका बेनिफिट अभी तक नहीं है। वहां पर वो ई-वे बिल एक्सपायर्ड माना जाएगा अपनी ओरिजिनल टाइमलाइंस के अंदर ही। तो हम होप कर रहे हैं कि इसके अंदर भी जल्दी ही सरकार, क्योंकि कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक्सटेंशन को बढ़ाने का डिसीजन दिया है, तो इस नोटिफिकेशन को भी रेक्टिफाई किया जाएगा, कोरिजेंडम ला करके इसको भी ठीक किया जाएगा। ये था हमारा रिसेंट अपडेट्स, जो भी हमारे सर्कुलर आए या इंडस्ट्री जो भी इश्यूज फेस कर रही है ई-वे बिल को लेकर के या फिर इनवॉइसिंग कैंसिलेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस को लेकर के। अब बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारी एडवांस रूलिंग की। ये जो हमारी एडवांस रूलिंग आई है, ये आई है राजस्थान से। ये राजस्थान की एडवांस रूलिंग में क्लियर कट एम्फेसिस दिया गया है कि अगर मान लीजिए आपने डायरेक्टर को कोई भी रेम्यूनरेशन पे किया, डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पे किया, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब कंफ्यूजन कहां से क्रिएट होती है, हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं पहले कि इस रूलिंग के अंदर क्या प्रोविजंस को एनालिसिस की जरूरत थी जो नहीं किए गए। ये रूलिंग आई है राजस्थान से, जिसके पार्टी थी क्ले क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसने 2 क्वेश्चंस पूछे थे। इसने एडवांस रूलिंग से पूछा, क्या मैं अगर सैलरी पे करती हूँ अपने डायरेक्टर को, मेरी कंपनी के डायरेक्टर को, तो क्या जीएसटी पेबल होगा रिवर्स चार्ज में? मान लीजिए पे होगा, तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि डायरेक्टर मेरा पार्ट टाइम डायरेक्टर है या फुल टाइम डायरेक्टर है? इस एडवांस रूलिंग के अंदर एएआर ने सिर्फ एक चीज को एनालाइज किया। उसने बोला जो हमारी नोटिफिकेशन है 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की, उसके अंदर डायरेक्टर की जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है डायरेक्टर, उसको रिवर्स चार्ज के अंदर फॉल किया गया है। तो उस बेसिस पर उन्होंने डिसाइड कर दिया कि यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। ऐसा ही एक केस आया था कर्नाटका एआर का भी एल्कोन कंसल्टिंग के अंदर, जिसके अंदर भी बोला गया था कि जो डायरेक्टर्स हैं उनकी जो सर्विसेज हैं वो शेड्यूल 3 के अंदर कवर नहीं होती। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले शेड्यूल 3 क्या बात करता है। शेड्यूल 3 हमें स्पेसिफिकली बोलता है अगर मान लीजिए एक एम्प्लॉय ने इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई भी सर्विस अपने एम्प्लॉयर को दी, तो उसको ना ही सप्लाई माना जाएगा, उसको सप्लाई से बाहर रखा जाएगा। दैट सर्विस विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई इन जीएसटी। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज होता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता? अगर होता है तो कब होता है और कब नहीं होता? इन सिचुएशन को हमें एनालाइज करना है कि कैसे इस प्रोविजन को पढ़ा जाना चाहिए था। हालांकि एडवांस रूलिंग जो है वो बाइंडिंग है सिर्फ उस पार्टी के ऊपर, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सभी डायरेक्टर्स के लिए ये एडवांस रूलिंग बाइंडिंग हो जाएगी, हर कंपनी को, हर इंडस्ट्री को इसको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि शेड्यूल 3 और जो जीएसटी के प्रोविजंस हैं वो इस बारे में क्या बात करते हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि कंपनीज एक्ट कैसे हमारा इसके साथ लिंकिंग हो सकती है, इनकम टैक्स की कैसे लिंकिंग हो सकती है, और मोस्ट इंपोर्टेंटली जब हम सर्विस टैक्स रिजीम में थे, अर्स्टवाइल सर्विस टैक्स रिजीम के अंदर इस प्रोविजंस को कैसे डील किया गया था। देखिए, जीएसटी के अंदर कहीं पर भी डायरेक्टर को डिफाइन नहीं किया गया। सेक्शन 2 के अंदर ना ही डायरेक्टर वर्ड डिफाइन है, ना ही एम्प्लॉय वर्ड डिफाइन है। तो हम इनका मीनिंग पहले हम उठाते हैं कंपनीज एक्ट से, फिर हम थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे इनकम टैक्स का, कुछ वहां की जजमेंट्स को समझते हैं। उसके बाद सर्विस टैक्स के साथ लिंकिंग करते हुए हम एक व्यू फॉर्म करते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था और एआर ने कहां पर थोड़ा सा मिस्टेक किया, इन प्रोविजंस को एनालाइज नहीं किया। देखिए, डायरेक्टर का मतलब होता है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 234 के अंदर बोला गया है कि एक डायरेक्टर वो होगा जिसे बोर्ड अपॉइंट करेगा कंपनी का। हालांकि कुछ डायरेक्टर्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नॉमिनेट करेंगे, बैंक्स, इन्वेस्टर्स भी नॉमिनेट करेंगे, जो बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट बनेंगे। बोर्ड के पास पावर होगी कैजुअल वैकेंसीज फिल करने की, अपॉइंट करने की एडिशनल डायरेक्टर्स को। अब बात करते हैं कंपनीज एक्ट में कैसे एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को डिफाइन किया गया। कंपनीज एक्ट स्पेसिफिकली हमें बोलता है कि जो डायरेक्टर्स होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होंगे या फिर जिनको डे टू डे ऑपरेशंस उनको अलॉट किए जाएंगे, जो यानी कि रूटीन वर्क, कंपनी का रूटीन वर्क ब्रॉडली हम देखें उसको डील करेंगे, तो उनको बोला जाएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाएगा। ये ब्रॉड बाइफर्केशन ऑफ डायरेक्टर्स एज पर कंपनीज एक्ट। इसके अलावा जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बोर्ड मीटिंग भी अटेंड करते हैं, जो रूटीन वर्क होगा वो करेंगे,
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होंगे, लेकिन जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे वो बोर्ड मीटिंग का काम करेंगे। उनको डे टू डे ऑपरेशंस इंटरेस्ट उनको नहीं करना, डे टू डे के जो ऑपरेशंस है उसके बारे में उनको वर्किंग नहीं करनी है, तो उनको एम्प्लॉय नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो डे टू डे ऑपरेशंस करेगा होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होगा वो ही एम्प्लॉय होगा। साथ ही साथ जो हमारा एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है 149 है कंपनीज एक्ट का, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात करता है। वो बोलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर विच इज नॉट अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर और अ नॉमिनी डायरेक्टर। यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी किसी भी सिचुएशन में होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो सकता, डे टू डे ऑपरेशंस उसको अलॉट नहीं होंगे, वो रूटीन वर्क में काम नहीं करेगा। तो बेसिकली वर्क क्या होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वर्क होता है जिसके पास कोई ऐसी एक्सपीरियंस या नॉलेज है फाइनेंस की, लॉ की, मैनेजमेंट की, या सेल्स या मार्केटिंग, या उसके पास कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जिसके लिए एग्जाम भी लेती है, एग्जाम क्लियर करने के बाद ही वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनता है। और उसका काम डेली का कंट्रोल एंड सुपरविजन नहीं होता, उसका काम एक एम्प्लॉय की तरह नहीं होता, उसका काम होता है ओवरव्यू लेकर के अपनी नॉलेज के बिहाफ से कंपनी को गाइड करना। तो उसको भी किसी सिचुएशन में हम एम्प्लॉय नहीं मान सकते। इसके अलावा हम कुछ प्रोविजंस को और देखते हैं जो बात करते हैं रेमुनरेशन के कंपनीज एक्ट के अंदर। वहां पर बोला गया है कि जो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं उनको होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रखा जाता है, और उनको उसके वजह से, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं, मंथली रेमुनरेशन दी जाती है। साथ ही साथ एक अच्छी चीज है जो कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिकली बोली गई है, एमडी वर्ड की। मैनेजिंग डायरेक्टर जरूरी नहीं है होल टाइम डायरेक्टर हो, वो भी पार्ट टाइम हो सकता है। तो अब हमें ये भी साथ में समझना होगा, क्या एमडी हमेशा जो रेमुनरेशन लेगा वो जीएसटी में कैसे ट्रीट की जाएगी? इसको हम थोड़ा सा आगे एक बार होल्ड पे रखते हैं, इसको हम आगे स्पेसिफिकली एम्फेसिस देंगे एमडी के ऊपर कि मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे है। इसीलिए कंपनीज एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली प्रोविजन है मैनेजिंग डायरेक्टर जरूरी नहीं है होल टाइम डायरेक्टर हो। अब अगर रेमुनरेशन उसे प्रोवाइड की जाती है तो क्या उसे सिटिंग फीस भी मिलती है? सेकंड एस्पेक्ट भी आता है, डायरेक्टर्स को किस किस तरीके से रेवेन्यू मिलती है, रेमुनरेशन मिलती है, कमीशन मिलती है वर्क लाने की, या उन्हें बोर्ड मीटिंग अटेंड करने की सिटिंग फीस मिलती है। अब उसे मिली सिटिंग फीस, तो सिटिंग फीस के बारे में भी कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिकली बोला गया है, अगर होल टाइम डायरेक्टर को सिटिंग फीस दी जाएगी तो वो उसको रेमुनरेशन ही ट्रीट किया जाएगा, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं दी जाएगी। हाउएवर अगर दी जाती है तो उसको भी मैनेजरियल रेमुनरेशन के जो प्रोविजंस हैं शेड्यूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, उसी लिमिट के अंदर ही देखा जाएगा। तो यानी कि